नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है आपके TGT PGT 2024 में कोई सा भी एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे इसमें आपका UT चंडीगढ़ वाला एग्जाम है, CTET का एग्जाम है कोई, या फिर कोई अन्य राज्य में कोई अन्य एग्जाम है, तो सभी एग्जामों के लिए जो क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें क्वेश्चन है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना, ये किन के लिए होता है? विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, विद्यालयों का नाम रोशन करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, या शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराना। और यहाँ पर इनमें हम देखें तो हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन डी वाला रहेगा। तो विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ, विद्यालय पत्रिका निकालना, ये शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए होती है, क्रिएटिविटी जो है उसके लिए होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, जो उनको शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है, या जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है। तो ये जो समावेशी शिक्षा जो है उस विद्यालय व्यवस्था की ओर संकेत करती है, जो ऑप्शन सी में दी गई है, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं। खेल के कालांश में उन्हें एक कोने में बिठाना चाहिए, वे खेल का आनंद ले सके, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्से के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, केवल आंतरिक खेलों में हिस्से के लिए अनुमति देनी चाहिए, यह कक्षा में सभी विद्यार्थियों के साथ खेलने के लिए जोर डालना चाहिए। तो कक्षा में 5 शारीरिक विकलांग बच्चे हैं, तो इसके लिए क्या सही रहेगा? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, अन्य बच्चों के साथ उचित खेलों में हिस्सा लेने के लिए उन्हें भी प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उनके अंदर हीन भावना न उत्पन्न हो। नेक्स्ट आ जाता है, जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन होता है आत्मसातकरण, व्यवस्थापन, अनुभव, आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन। तो जीन पियाजे के अनुसार अनुकूलन के द्वारा होता है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, आत्मसातकरण और व्यवस्थापन। तो जीन पियाजे जो है, इनका विचार था कि बच्चा जन्म से ही वातावरण की अनिश्चितता को दूर करने के लिए अनुकूलन करता है, और यह अनुकूलन आत्मसातकरण तथा व्यवस्थापन के द्वारा होता है। नेक्स्ट आ जाता है, परामर्श में सम्मिलित नहीं है, बच्चे को धैर्यपूर्वक सुनना, बच्चे से मित्रतापूर्वक बातचीत करना, बच्चे के दृष्टिकोण को समझना, या बच्चे को अनुशासन में रखना। तो जो परामर्श जो है इसमें सम्मिलित नहीं है, अब सम्मिलित नहीं है वो कौन सा है? जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है, बच्चे को अनुशासन में सम्मिलित रखना, तो यही जो परामर्श में नहीं है। अब धैर्यपूर्वक सुनना, मित्रतापूर्वक बातचीत करना, दृष्टिकोण को समझना आ जाते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी कठोर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराना, पाठ योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजन करना। तो शिक्षक जो है उसकी मुख्य जिम्मेदारी है कौन सी? जो ऑप्शन बी में दी गई है। आज शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षा का केंद्र बिंदु जो है वो शिक्षक न होकर शिक्षार्थी है, बच्चे हैं। इसलिए शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी हो जाती है कि वे शिक्षार्थियों को उनके विभिन्न अधिगम शैली के अनुसार सीखने के मौके उपलब्ध कराएं, क्योंकि एक क्लास जो होती है उसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, अलग अलग, कोई जल्दी सीखने वाले होते हैं, कोई धीमे सीखने वाले होते हैं। तो एक शिक्षक को जो सभी को ध्यान में रख कर ही काम कराना चाहिए। नेक्स्ट है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। ये विचार इनमें से रखा गया था वाइगोत्स्की, पावलोव, जीन पियाजे या कोहलबर्ग का। तो विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, और इसका जो संबंध है ये जीन पियाजे से है। तो ये जो विचार है जीन पियाजे के द्वारा रखे गए थे। नेक्स्ट आ जाता है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थी जो करना चाहता है करने दे,
विद्यार्थी से कड़ाई से व्यवहार करे, विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दे, या बी और सी। तो कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों को कुछ समस्या हल करने के लिए दे दे। मतलब कहने का यह है कि उन्हें काम में बिजी रखे ताकि बच्चे आपस में बातचीत न कर पाए और उनका ध्यान भी पढ़ाई में लगा रहे। नेक्स्ट आ जाता है सृजनवाद। इसमें बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित है, ये शिक्षा व्यवहारवादी है। तो सृजनवाद और सृजनवाद का जो संबंध है ऑप्शन सी से, कि शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित होती है। सृजनवाद शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी विचारधारा है जो बाल केंद्रित शिक्षा को पोषित करती है और इसमें शिक्षा का अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बालक है। ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। इसके बाद आ जाता है बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्षा गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। यह महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या होना चाहिए, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो कक्षा में की गई गतिविधियां बालक पर सीधा प्रभाव डालती है। यदि इन गतिविधियों को सही दिशा में पोषित किया जाए तो बालक के चरित्र निर्माण में भी सहायता मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से होगा। जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, जब बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, जब बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए, या जब बच्चे को उसके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाया जाए। तो कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है कि जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। बच्चे जो है भावनात्मक रूप से बड़े कोमल होते हैं और यदि उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्हें महत्वपूर्ण माना जाए तो उनके संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है, मतलब अच्छा जो है प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी। सीखने हेतु सीमित अवसर। बच्चे को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए, किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए, जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिया जाए। तो इनमें से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दी गई है कि जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक अवसर दिया जाए, क्योंकि जो बच्चे काम अपने आप करते हैं अपने हाथ से स्वयं से, वो लंबे समय तक याद रहता है। लिखा हुआ जो होता है वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहता है, तो इसलिए जो है स्वयं लिखकर याद करना चाहिए ताकि वो लंबे समय तक याद रहे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो तब आप उससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहोगे। उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इससे अधिकांश बच्चों की पढ़ाई में बाधा पहुंचती है। कक्षा में उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे, आप सोचेंगे कि अंधापन उसकी नीति की थी और कुछ नहीं कर सकते। आगे वाले पंक्ति में उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे, उसकी सुविधा के अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे। अब यहाँ पर देखें तो इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। अगर कोई दृष्टिबाधित है तो आगे वाली पंक्ति में उसको बिठाएंगे और उसकी गति के अनुसार उसको पढ़ाएंगे। इसके बाद है विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन इनमें से किन के द्वारा होता है। विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। आनुवंशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है, ए और बी दोनों या कोई सब नहीं। तो विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन किसके द्वारा होगा, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है। आनुवंशिकता जो होती है वो निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। कुछ गुण होते हैं जिन जो व्यक्ति को अपने पूर्वजों से मिलते हैं। नेक्स्ट है अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिया गया रिवार्ड होना चाहिए। अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद, उत्तर प्राप्त होने के ठीक पहले, उत्तर देने के साथ साथ शिक्षण, उत्तर देने के बाद पर्याप्त विलंब के पश्चात अधिकतम प्रबलनकारी प्रभाव के लिए दिया गया रिवार्ड होना चाहिए,
जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। उत्तर प्राप्त होने के तुरंत बाद, मतलब जैसे कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो उसे छोटा मोटा गिफ्ट या वो दे दे ताकि उसका हौसला बना रहे और उसकी देख रेख में जो आने बच्चे हैं वे भी काम करने लग जाए जो नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चा दूसरे को देखकर सीखता है। इसके बाद है नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है। अधिगम में निर्धारण, अधिगम का निर्धारण, अधिगम के लिए निर्धारण या अधिगम के साथ साथ निर्धारण। तो नया प्रगतिशील शिक्षा शास्त्र प्रदर्शित करता है क्या, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, अधिगम के लिए निर्धारण को। इसके बाद है 5वीं कक्षा के ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को किसका संकेत माना जाना चाहिए। उनकी अधिगम कुशलता में कमी हो, उनका अधिगम का चयन, अधिगम अक्षमताएं, अधिगम के प्रति उनकी अबोधता। तो 5वीं कक्षा के ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को किसका संकेत माना जाना चाहिए, तो यह उनके अधिगम के चरण का। इसके बाद है जो कोहलबर्गन के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने के शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना या नैतिक यथार्थवाद। तो कोहलबर्ग जॉन के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने के शामिल चिंतन प्रक्रिया, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है तो नैतिक तर्कना जो है उसको कहा जाएगा। इसके बाद है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, सभी विषयों का मूल्यांकन, समज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, समज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन ये इंगित करेगा, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, जिसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन ये इसमें आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन, विद्यार्थी के द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणाओं का उपयोग भूगोल की कक्षा में किया जाता है। तो ये उदाहरण है सकारात्मक अंतरण का, नकारात्मक अंतरण का, शून्य या कोई सा भी नहीं। तो विद्यार्थी द्वारा गणित की कक्षा में सीखी गई अवधारणाओं का उपयोग, जो काम गणित में सीखा उसी के प्रयोग का या उसी का मतलब उसी का उपयोग भूगोल की कक्षा में भी किया जाता है। उसी के आधार पर भूगोल की कक्षा में भी सवाल हल किए जाते हैं। तो ये उदाहरण है, तो ये सकारात्मक अंतरण का है, मतलब जो आपने क्लास में जो चीज़ सीख ली उसी के आधार पर आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हल कर लेते हैं। इसके बाद है विज्ञान में मोनिका की संप्राप्ति अच्छी है किंतु गणित में खराब है। तो इसका कुछ कारण हो सकता है, कौन से वाला है। बालिकाएं गणित में कमजोर हैं, मोनिका के माता पिता अशिक्षित हैं, गणित प्रभावी नहीं है या कठिन विषय है। अगर एक बच्चा एक सब्जेक्ट में 100 में से 100 ले रहा है और एक में पॉइंटों में ही पास हो रहा है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका कारण हो सकता है कि जो या तो पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, जो मैथ जो है उसका पढ़ाने का सही तरीका नहीं था या अच्छे तरीके से वो नहीं पढ़ाया गया। तो ऑप्शन सी जो यहाँ पर इसमें माना गया कि गणित शिक्षण प्रभावी नहीं है। इसके बाद है एक शिक्षक की नियुक्ति सुदूर गाँव में हो जाती है, जहाँ पर ग्रामवासी अशिक्षित है, विद्यालय भवन है, पेयजल का भी अभाव है। तो गांव में कार्य करने में सबसे बड़ी बाधा किस चीज़ की होगी, विद्यालय भवन के अभाव की, अशिक्षित माता पिता की, समस्या समाधान हेतु प्रेरणा के अभाव की या पेयजल सुविधा के अभाव। तो इनमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारा सी वाला। तो कौन सी होगी, समस्या समाधान हेतु प्रेरणा का अभाव, क्योंकि मैं अनपढ़ हैं, अशिक्षित है, तो किसी भी समस्या समाधान करने में क्या है, प्रेरणा का भाव रहेगा। इसके बाद है गतिविधि आधारित शिक्षा, ये बल देता है सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर, निश्चित अवधि से गतिविधि पूरी करने पर, खेलने या अनुशासित कक्षा पर। तो गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर। इसके बाद यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, ये इशारा है। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से सीखिए, अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर, बाल केंद्रित, मूल्यांकन केंद्रित या परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर। तो ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है बाल केंद्रित शिक्षा की ओर, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चा अपने छोटों से भी सीख जाता है, बड़े उनको नहीं बता पाते लेकिन वो छोटे बच्चे से सीख जाता है। तो सीखना जो होता है वो जहाँ से भी आपको मिले वहीं से ग्रहण कर लेना चाहिए।
इसके बाद है किशोर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? चिंतन का मूर्त क्रिया में प्रदर्शित होना, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, या पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया। तो किशोरों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सर्वाधिक उचित है? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में है, संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। इसके बाद है व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण। परीक्षाओं की संख्या, आनुवांशिकता या वातावरण। तो व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण। इसके बाद है उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक एवं कार्य निर्देशन की आवश्यकता है। शैक्षिक कार्य एवं व्यक्तित्व निर्देशन की आवश्यकता है। केवल कार्य निर्देशन की आवश्यकता है या केवल शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर। और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है, शैक्षिक कार्य एवं व्यक्तित्व निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसके बाद आ जाता है बच्चों में नैतिक मूल्यों के विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका, प्रातःकालीन समय में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, शिक्षकों को बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, या विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। तो नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सही जो सर्वाधिक उचित जो तरीका कौन सा है? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, शिक्षकों एवं बड़ों के द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। यदि एक शिक्षक एवं बड़े मिलकर ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करें जो नैतिक मूल्यों के अनुरूप हो, तो बच्चों पर भी इसका धनात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके जो परिणाम स्वरूप उसमें नैतिक मूल्य अपने आप ही विकसित होने लग जाते हैं। इसके बाद है राज्य स्तर पर कक्षा 1 से 7 तक की पाठ्यचर्या का निर्माण करती है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी या सीमेंट। और जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए में, तो ये एनसीईआरटी है। तो ये करती है कक्षा 1 से 8 तक का। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन के दौरान उस जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर पृथक बैठक व्यवस्था करने हेतु सहमत हो जाएंगे। आप उच्च अधिकारी से निर्देशन प्राप्त करेंगे, विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे, या आप विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखें तो इनमें जो आंसर है ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो चाहे ऊंची जाति का नीची जाति का सभी को एक साथ बिठाकर जहाँ भोजन कराने पर हम सहमत कर लेंगे, ताकि उनके अंदर जहाँ भेदभाव न हो। तो ये हमारे पेडागोजी से क्वेश्चन थे। इसके बाद हमारे हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है पोबारा होना। ये मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ है यहाँ पर खूब लाभ होने से। नेक्स्ट आ जाता है निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नी, ना, नस या निस। तो यहाँ पर जो इसमें आया है निस उपसर्ग, निस उपसर्ग है यहाँ पर। और उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के शुरू में लगते हैं, जैसे ये निस लगा है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर प्रत्यय से। अब प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के लास्ट में लगेंगे, जैसे पैतृक है। अब इसमें कौन सा प्रत्यय है? आप आवाज से पहचान सकते हैं कि कौन सा प्रत्यय इसमें रहेगा। पैतृक, तो इसका मतलब है यहाँ पर एक जो इसमें आया है, पैतृक, एक प्रत्यय इसमें। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर निष्कलंक का संधि विच्छेद होगा। अब इसका संधि विच्छेद कौन से वाला बनेगा? तो इसका बनेगा ऑप्शन बी वाला, निहि साथ में कलंक, विसर्ग उपस्कार हो जाएगा, तो निष्कलंक। नेक्स्ट है दिए गए शब्द के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे अंडज है। अंडज की जगह स्वेदज भी हो सकता है, उद्भिज हो सकता है, जरायुज भी हो सकता है। तो अंडज का मतलब क्या है? तो अंडज का मतलब है यहाँ पर अंडे से उत्पन्न होने वाला। यहाँ पर स्वेदज होता, स्वेदज, तो इसका मतलब है पसीने से उत्पन्न होने वाला। अगर यहाँ पर उद्भिज होता तो इसका मतलब है भूमि से उत्पन्न होने वाला। अगर यहाँ पर जरायुज होता तो इसका मतलब है मनुष्य से उत्पन्न होने वाला।
इसके बाद है निम्न वाक्यांश के लिए शब्द चुनिए। बहुत ही कठोर बड़ा आघात, इसको क्या कहा जाता है? और इसको कहा जाता है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, वज्र आघात। नेक्स्ट है अर्पण शब्द का जब हम विलोम बनाएंगे तो कौन सा वाला बनेगा? अर्पण करना, तो इसका विलोम होगा ग्रहण करना। क्या देते हैं ये वस्तु अर्पित करना मतलब अर्पण करना, देना, तो ग्रहण करना। हाथी का एक पर्यायवाची नहीं है, इनमें कौन से वाला है? वितुन, कुंजर, सैंधव, मतंग। और जो ये ऑप्शन सी में दिया गया है सैंधव, तो यही हाथी का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद है तुरंत दान महाकल्याण। तुरंत दान महाकल्याण लोकोक्ति है और इसका मतलब होता है कौन सा? जो ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कार्य करना हो उसे तुरंत कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ उपमान के वर्ण के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो तो वहाँ पर अलंकार होता है। उपमान के वर्ण के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, वक्रोक्ति, भ्रांतिमान, अतिशोक्ति या अन्योक्ति। तो उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो तो वहाँ पर जो अलंकार है अन्योक्ति रहेगा। इसके बाद है जल आवृत, जल से ढका हुआ, तो इसमें समास है, कर्म, संबंध, कर्ण या कोई सा भी नहीं। तो जल आवृत, जल से आवृत, तो इसका मतलब है यहाँ पर कर्ण जो तत्पुरुष समास है ये रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है सब शक्ति मूलतः होते हैं या सब शक्ति के भेद होते हैं, 2, 3, 4, 5 कितने होते हैं? तो शब्द शक्ति जो है इसके भेदों की बात करें तो ये जो ऑप्शन बी में है 3 होते हैं। अभिधा लक्षणा, अभिधा लक्षणा भेदेगा। इसके बाद है उद्देश्य विधेय किसके अंग होते हैं? ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो वाक्य रचना वाक्य के या शब्द के किसके हैं? तो ये जो माने गए हैं वाक्य के। अब ये एग्जाम में ऐसे आता है वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। या कई बार उल्टा भी दे दिया जाता है, उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? वाक्य के। या वाक्य कितने अंग हैं? 2, कौन कौन से? उद्देश्य विधेय। इसके बाद है शुद्ध, जो शुद्ध वाक्य है वो आपने बताना है। यहाँ पर इनमें देखें तो शुद्ध वाक्य कौन सा? ऑप्शन डी वाला है, मतलब ये सभी है। बहुत से लोग इस धारणा के होते हैं शत्रु मैदान से भाग करो, उसने कहा था पर आपने नहीं सुना। इसके बाद है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में है प्राथमिक स्तर पर बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के प्रवेश में भाषा अर्जित करते हैं, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं या व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के प्रवेश में भाषा अर्जित करते हुए क्या करेंगे? जो ऑप्शन बी में है, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। और इसके बाद फिर हमारे यहाँ पर जो ग्रामर है ये आ जाती है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन नंबर। तो कितने पार्ट होते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी वाला है। तो कितने होते हैं? 8 जो पार्ट यहाँ पर माने गए हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो इस प्रकार से 8 ये होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हिज कवरेज वोन हिम होनर। द वर्ड होनर इज, ये जो होनर जो है इसका मतलब है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन या वर्ब, और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। तो ये क्या है? यहाँ पर संज्ञा ये आया है, तो सम्मान जो है उनके सास ने उन्हें सम्मान दिलाया, तो जो सम्मान शब्द है ये क्या है? एक संज्ञा है। इसके बाद है चौथी करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर एक सही है इनमें, अब सही कौन से वाला है तो ये आपने बताना है। सही की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी में, तो MINNIONAIRE, तो यही जो यहाँ पर सही है, मतलब करोड़पति। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर टर्न द फ्लोइंग इनटू इंडेक्स स्पीच। डू यू राइट ए गुड हैंड, ही सेड। तो कौन से वाला इसका बनेगा? अब इनमें अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ही, डू यू राइट ए गुड हैंड, क्या आप अच्छे हाथ से लिख सकते हैं? उसने कहा। तो ही आस्क्ड वेदर,
और आई ये रोट ए गुड हैंड। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए वाला जो है ये बनेगा, ए आस्क्ड वेदर आई रोट ए गुड हैंड। उसने पूछा कि क्या मैंने अच्छे हाथ से लिखा है। इसके बाद आ जाता है इसका सैनोनिमस, समानार्थक बताना आपने। तो इसका यहाँ पर समानार्थक जो है कौन से वाला है। तो परधर्म पीठिया कहा जाता है इसको। और इसका जो यहाँ पर कौन से ऑप्शन डी वाला है, एडवाइजरी कह देते हैं इसको, मतलब सलाह वाला, सलाह देना। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यहाँ पर इसका विपरीतार्थक बताना है आपने। तो इसका जो विपरीतार्थक कौन से वाला है, और इसका जो यहाँ पर माना गया है, तो ऑप्शन जो हमारा रहेगा बी वाला। तो बी वाला जो यहाँ पर आंसर रहेगा, संकोच या इसको कह देते हैं। इसके बाद है चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो, ए सपोर्टर ऑफ द केस ऑफ वुमेन। इसको क्या कहा जाता है, महिलाओं के हितों के समर्थक, सपोर्टर ऑफ द केस ऑफ वुमेन। तो फेमिनिन, फेमिनिस्ट, एफेमिनेट, सोफिस्ट क्या कहा जाएगा इसको। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, तो फेमिनिस्ट जो उसको कहा जाता है नारीवादी, जो महिलाओं के हित के समर्थक होते हैं। फेमिनिस्ट मतलब नारीवादी। इसके बाद है द आइडियम है यहाँ पर इडियम हंसमनी। इसका मतलब क्या होता है हंसमनी का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इनमें कौन से वाला सी आंसर रहेगा हमारा। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ है जो ऑप्शन बी में दिया गया है, द ब्राइब पेड टू कीप सम मैटर सीक्रेट, किसी मामले को गुप्त रखने के लिए दी गई रिश्वत, हंसमनी। ये लोकोक्तियाँ हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज दैट ही मे फॉल इन वॉर इज मी। तो यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, रिलेटिव क्लॉज है, एडवर्ब है, प्रिंसिपल है या नाउन क्लॉज है। वॉर इज मी तो यहाँ पर जो आया है ये क्या है, और यहाँ पर जिसमें माना गया है कौन सा, जो ऑप्शन सी में है, अर्थात जो प्रिंसिपल क्लॉज जो है यहाँ पर ये इसमें माना गया है, प्रमुख उपवाक्य है, दैट ही मे फॉल इन, मुझे चिंता है कि वह बीमार न पड़ जाए। तो प्रिंसिपल क्लॉज है ये उपवाक्य, प्रमुख उपवाक्य। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। अब यहाँ पर एक सही है इनमें, और सही जा कौन से वाला है। यहाँ पर इनमें अगर हम सही को देखें तो जो ऑप्शन ए में दिया गया है, आई हैव हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई। उसके मुंबई जाने के बाद से मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिली है। आई हैव हैड नो न्यूज़ ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट फॉर मुंबई। तो यही जो यहाँ पर इसका सही बनेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर। तो प्रेपोजिशन जो होती है वो है पब्लिक आर कैशन पिक पॉकेट्स टू विद फॉर या अगेंस्ट। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, जनता जो है उनको जेब कतरों से सावधान किया जाता है, जनता को सावधान किया जाता है जेब कतरों से। टू फॉर विद या अगेंस्ट, तो इनमें देखें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी वाला बनेगा, मतलब अगेंस्ट। इसके बाद आ जाता है प्रेपोजिशन है यहाँ पर। तो वोल्फॉन फेल ए विक्टिम हिज ओवन ग्रीड। तो वोल्फॉन जो है वो अपने ही लालच का शिकार बन गया। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, टू ऑफ अबाउट या फोर। और यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन बनेगा टू वाला। तो
2 जो है यहाँ पर इसका बनेगा। वुल्फ फेल इन विक्टिम टू हिज ओवन ग्रीड, तो यही जो इसका बनेगा। इसके बाद है द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम कैन बी दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट, नो ग्रेटर देन, लेस ग्रेटर, नोथिंग एज ग्रेटर एज, नो द ग्रेटर। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम कैन बी दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट। और जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए में, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम कैन बी नो ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स वीकेस्ट एलिमेंट। नेक्स्ट है द रेम स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट इज, तो रेम स्कीम क्या थी इसकी, तो ये थी जो ऑप्शन ए में दी गई है। इसके बाद द ग्लोब थिएटर ये ओपन हुआ था कब, 1599 में। इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर रीजनिंग जो है, रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, और जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, एक पंक्ति में ए जो है पीछे से, मतलब जैसे लाइन है, ए जो है पीछे से 26वें स्थान पर है और बी आगे से 16, ए जो है पीछे से 26वें स्थान पर है और जो बी है वो आगे से 16वें स्थान पर है। सी इन दोनों के बीचों बीच है, सी जो है वो यहाँ पर है, इनके बीचों बीच में है। यदि सी से आगे 10 व्यक्ति हों, इससे आगे यहाँ पर कितने हों, 10 व्यक्ति हों, तो उसका पीछे से कौन सा स्थान है, तो उसका पीछे से कौन सा स्थान है, तो पीछे से कौन सा स्थान उसका बनेगा, तो यही आपने बताना है। तो यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो यहाँ पर जिसमें हमारा शीर्षक है ऑप्शन आएगा B1। तो कितने हैं यहाँ पर इसमें, तो ये 21 है। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ष 1992 स्वतंत्रता दिवस समारोह को मनाया गया। 1993 में किस दिन मनाया गया, अगर 1992 में सोमवार था तो 93 में कौन सा दिन होगा, तो 93 जो है इसमें एक दिन आगे का बढ़ जाएगा। एक साल है अगर लीप वर्ष ना हो तो लीप वर्ष है तो 2 दिन बढ़ाने होंगे, अगर एक है तो एक दिन आपने आगे बढ़ाना होगा। जैसे 1992 में सोमवार था तो 93 में इससे अगला दिन चल जाएगा, फिर ये मंगलवार हो जाएगा। इसके बाद है एक आदमी के पास 3 थैलियाँ हैं, पहली थैली में 5, दूसरी थैली में 6 और तीसरी थैली में 4 अलग अलग रंग के गुटके हैं। 2 रंग एक जैसे हैं जो केवल पहली और दूसरी थैली में, और एक रंग ऐसा है जो तीनों में शामिल है, तो तीनों थैली में मिलाकर कितने विभिन्न रंग होंगे, तो यहाँ पर इसमें जो बनेगा ऑप्शन ए वाला है। तो कितने होंगे यहाँ पर 11 होंगे। इसके बाद है एक विशिष्ट जो कोड भाषा है, इसमें जो अकाउंट दिया गया है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो मैथ को हम कैसे लिखेंगे, तो पहले जो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, तो जैसे ACCOUNT, इसी के नीचे हम DFRXQW लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ABCD, मतलब 3-3 जो है 3-3 का ग्राफ है, CDEF, और इसी प्रकार से यहाँ पर है। तो कहने का मतलब है 3-3 अक्षर का ग्राफ है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए। तो MNOP आ जाएगा और फिर ABCD आ जाएगा। आप PD देख सकते हैं किस में है, इसी में है, तो यही से आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर भी इनमें एक और होता तो आप दूसरे वाला फिर करके देख सकते थे। तो 3-3 का ही ग्राफ है यहाँ पर इसमें। इसके बाद है यदि जो माइनस है इसका अर्थ भाग से है, माइनस का मतलब भाग करने से है, और जो जमा है, जमा का मतलब है गुणा करने से, और भाग का मतलब है जोड़ से, और गुणा का मतलब है घटाने से।
तो ये वाले चिन्ह आपने जो है इनके स्थान पर लगाने हैं। बोर्डमास वाला जो नियम है वो आपने यहाँ पर लगाना है। तो जब हम इसे लगाएंगे तो भाग के स्थान पर जा क्या आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं भाग का जाए यहाँ पर जोड़ जाए आएगा। तो क्या हो जाएगा 11 जमा में 3 गुणा में 5 माइनस 3। तो पहले भाग होगी फिर गुणा जमा माइनस। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाग तो है नहीं, इस भाग होगी यहाँ पर, यहाँ से 11 प्लस में 6 भाग 2 गुणा में 5 माइनस 3। तो भाग हो जाएगी तो भाग होकर 3 आएगा। फिर गुणा होगी, गुणा होने पर क्या आएगा यहाँ पर, तो 11 प्लस में 5 ये 15 हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। फिर भाग हो गई, गुणा हो गई, फिर जमा आ जाएगी 11 15 26 हो जाएंगे, 26 में 3, उसके बाद माइनस की बारी आ जाएगी तो 23 बच जाएगी। तो इस प्रकार से भाग गुणा जब माइनस होगा यहाँ पर ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भी वैसी है। यदि #6 स्टार 9 बराबर 45, तो पहले अभी इसके बारे में पता होना चाहिए यहाँ पर इसमें कौन सा चीज़ रखे कि हम 45 यहाँ पर आ जाए। तो पहले इसी के बारे में हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें 3 गुणा में 6 6 × 18 और 18 9 27। तो यहाँ पर जो इसमें कुछ मिस था तो यहाँ पर जो है गुणा की गई है, 3 6 18 9 27 है यहाँ पर ही। इसी प्रकार यहाँ पर है, ये भी यहाँ पर 9 × 72 7 7 9 आएगा यहाँ पर। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 5 6 का 30 और 3 33। तो ऐसे बनेगा। यहाँ पर कुछ इसमें मिस था तो ऑप्शन जो बी वाला इसका बनेगा। नेक्स्ट है 180 मीटर की एक रेलगाड़ी है। ये 72 किलोमीटर घंटे की गति से चलकर 120 मीटर लंबी 108 किलोमीटर घंटा से विपरीत दिशा में चलने वाली रेलगाड़ी को कितनी अवधि में पार करेगी। मतलब जो रेलगाड़ी है दो ये विपरीत दिशा में चल रही है। 180 मीटर की एक रेलगाड़ी ए जो है ये 72 किलोमीटर घंटे की गति से चलकर 120 मीटर लंबी है और 108 किलोमीटर घंटे से विपरीत दिशा में चलने वाली रेलगाड़ी जो बी है वो कितनी अवधि में पार करेगी। तो ये जो है 6 सेकंड में इसको पार कर लेगी। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जो है त्रिभुज जो है इनकी संख्या आपने बतानी है। तो त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर कितनी है इसमें, तो इस प्रकार से जो होती है 3 होती है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं इसमें कितने बार जा बनेंगी। तो यहाँ पर हमने इनको गिन लेना है क्योंकि ये जो होती है इसमें तो सिंपल है कि 3 है, ये भी 3 है। लेकिन ये जो यहाँ पर आयतक जो बन रहा है आयताकार आयत जो है इसके अंदर जब ये त्रिभुज है इनको आपने काउंट कर लेना है 1 2 3 4 5 6 और 2 से गुणा कर लेनी है। तो 6 दूनी 12 हो गई, 3 ये और 3 ये 12 3 और 3 12 3 15 3 18 19 20 21 22। तो 4 और जोड़ लेने तो 22 ये हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो यहाँ पर इसमें 22 जो है त्रिभुज ये आई है जो ऑप्शन सी में है। इसके बाद है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में है वह एक चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है बैल जानवर मांसाहारी, बैल जानवर मांसाहारी। तो कौन से वाला जो यहाँ पर इसमें बॉक्स जो इसके लिए सही रहेगा जो इनके संबंध को दिखाता हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जानवर और मांसाहारी इनका तो आपस में संबंध है और बैल जो है वो अलग है। मतलब जानवर जो है इस जानवर के अंदर बैल भी आ जाता है और मांसाहारी अलग है। कहने का मतलब है जानवर और मांसाहारी का आपस में संबंध है और बैल उनके अंदर आ जाता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो कौन सा वाला इसका बनेगा। तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन रहेगा डी वाला।
तो बैल, ये हो जाएगा बैल, ये हो जाएंगे जानवर, और ये है मांसाहारी। तो जानवर मांसाहारी हो सकते हैं और ये बैल है। इसके बाद है यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था, रविवार कब होगा। तो बीते कल से पहला दिन, तो बीते कल से पहला दिन अगर बृहस्पतिवार था तो मतलब आज क्या है, आज है शनिवार, शनिवार। यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आज का दिन होगा शनिवार, और रविवार कब होगा, तो शनिवार होगा इससे अगला दिन, आगे आने वाला दिन जो है ये रविवार होगा, क्योंकि बीते कल से पहला दिन मतलब जैसे आज शनिवार है तो कल शुक्रवार होगा, तो बीते हुए कल से पहला दिन, तो यहाँ पर था बीता हुआ कल मतलब कल से पहला दिन, तो वो था वीरवार मतलब बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इसका मतलब आज शनिवार है, तो इससे अगला जो दिन आएगा वो रविवार होगा, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया, आने वाला कल जो होगा वो रविवार होगा। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।